आपने बहुत लोगों से सुन रखा होगा कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के उपाय कर रहे हैं। बहुत सारी सरकारें जितनी भी बनी, उन्होंने भी बोला कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार लाएंगे, क्या क्या करेंगे, फलना चिलना बहुत कुछ ढीलने के लिए था तो बहुत कुछ ढील दिए हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने, कुछ सरकार अपनी सरकार बनाई, जब वहां का सत्ता आया तो बेरोजगारी दूर किया अभी। लेकिन इतना ज्यादा यूथ है हमारे पास कि उन सबका बेरोजगारी दूर करना ये हमारे लिए मुमकिन हो जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या, कैसे, किस तरीके से कुछ नया किया जा सकता है और नया करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खास करके बेरोजगारी दूर करने के लिए। मेरा टॉपिक यही है कि बेरोजगारी कैसे दूर किया जा सकता है। तो मैंने एक डाटा बनाया यहाँ पर सामने, उस डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में किस तरीके से मतलब सब चीज ठीक किया जा सकता है। और सब चीज ठीक करने का कारण क्या है? दिमाग। दिमाग होना चाहिए। उससे भी ज्यादा कि हम किस काम को कितना तेजी से करना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो सबसे पहले लेते हैं सरकारी और प्राइवेट। ठीक है, तो सरकारी और प्राइवेट में दो चीज आते हैं। चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, वो दो तरीके से चलता है। चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ट्रस्ट के माध्यम से चलता हो। तो ट्रस्ट के माध्यम से चलता है मतलब सरकारी ही माध्यम से चलता है, लेकिन उसका प्राइवेट मालिक होता है कोई, उसके अनुसार वो रन होता है। तो मेरे डाटा के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो अगर सरकार कोशिश करेगी तो आने वाले 2 साल में 20 लाख से ज्यादा नौकरी दिया जा सकता है। कितना? 20 लाख से प्लस नौकरी दिया जा सकता है। मैं केवल बिहार का रेशियो बताता हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश का। बाकी देशों की, बाकी इलाकों का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। केवल बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में इतना ज्यादा नौकरी है। मैं तो केवल बिहार का ही अभी रिकॉर्ड निकाला हूं, तो बिहार में करीबन 20 लाख नौकरी जो है, पोस्ट खाली है, आराम से उसको दिया जा सकता है। सरकार कोशिश करेगी तो आराम से दे सकती है, लेकिन सरकार कोशिश क्यों करेगी? उसको क्या फायदा है? उसको तो कमीशन चाहिए। तो सरकार कौन कमीशन लेती है, कौन नहीं लेती है, इसके बारे में कभी बाद में बात करते हैं। और हम नए बारे में चलते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मुख्यमंत्री हमारा बहुत करप्ट है। अरे भैया, हर गुंडे के राज में अगर राज करना है तो महागुंडा बनना पड़ता है, तभी जाकर कुछ किया जा सकता है। कोई आम इंसान कभी सीएम बना है क्या? कोई आम इंसान कभी पीएम बना है क्या? आम इंसान केवल घर में रहता है, बाल बच्चे के बीच में मर जाता है, उसके अलावा उसकी जिंदगी कुछ नहीं है। जिन्होंने त्याग सीखा, जिन्होंने बलिदान करना सीखा, जिन्होंने देश के लिए हर कुछ कुर्बान कर दिया, वही जाकर वहां पर बैठते हैं और देश का शासन चला पाते हैं। ये तो बाकियों से नहीं हो पाता है। चलिए उसके अलावा देखते हैं, अभी नौकरी के बारे में बात करते हैं। तो प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, सबसे पहले स्कूल से लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ड्रेस बनवाना चाहिए हर स्कूल का, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, इनका ड्रेस कोड होना चाहिए। और ड्रेस कोड करने के लिए एक टेलर मटेरियल, मतलब एक टेलर जो होते हैं ना कपड़ा सीने वाले, तो उनका संस्था बनाना चाहिए। अगर समझो कि पूरे बिहार का कपड़ा एक जगह पर सिला जा रहा है, एक जगह पर क्यों सिलेंगे भैया? हर अलग अलग मतलब जिला में खोल दें तो 38 जिला है। 38 जिला में आपको टेलर खोला जाएगा, मतलब सिलाई मशीन वाला पूरा गोदाम खोला जाए, तो समझिए तो एक मतलब दुकान में, एक गोदाम में करीब करीब 20 लोग, 15 लोग से तो नौकरी मिल ही जाएगा, 15 से 20 लोगों को। तो आप जोड़ लो ना, आप गुना कर लो, तो 20 गुने 38 गुना कर लो, कितना होता है? क्योंकि हमारा राज्य बड़ा है, हमारे जिले जितने हैं बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े हैं तो उसका स्कूल भी है। अगर उसका स्कूल भी है तो स्कूल में ड्रेस कोड लगेगा। अब ड्रेस दूसरे कहीं से मत खरीदो, सरकारी खाता से आए खरीदो, सरकारी दुकान से आए खरीदो, तुम्हें कम खर्चा पड़ेगा। तो ये हमें अलाउंस करना पड़ेगा। अलाउंस कौन करेगा? शिक्षा मंत्री करेंगे, हमारे सीएम करेंगे, हमारे यूनियन मिनिस्टर करेंगे, गृह मंत्री। लेकिन वो काहे करेगा? उसको उसमें फायदा चाहिए। अरे चोट्टा ये सब को, मतलब नेतवा सबको छोड़ दिया जाए ना, तो ये अपना सब कुछ बेच देगा सब। हम बोलने के लिए तो बहुत खराब खराब बोल सकते हैं, लेकिन क्या फायदा?
तो हर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल का नहीं है। तो जितने भी सरकारी स्कूल है, करीब करीब 40 से 45 हजार स्कूल है बिहार में, इन सबका ड्रेस कोड होना चाहिए। अब देखो, जहां पर भी स्कूल खोला जा रहा है वहां से वसूली बंद करो। जितने भी गुंडा हैं, क्रिमिनल्स है, जो वसूली करते हैं कि आप बनवा रहे हो तो इतना रुपया हमें घर पर पहुंच जाना चाहिए मेरे, तो इन चीज को बंद करना पड़ेगा। और जो गलत ये व्यवस्था है ना, व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। टैक्स व्यवस्था जो है ठीक कर को दो, पूरा बढ़िया तरीके से ठीक करके दो। आज सरकारी स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया जाए, हर सरकारी स्कूल में, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कुछ भी। यूनिवर्सिटी में है, लेकिन सरकारी स्कूल में, जूनियर स्कूल में अगर होता है ना बंदोबस्त, तो ये खिचड़ी खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रोजेक्टर लगाओ, उस पर सब ट्रेनिंग दो, सब ठीक एकदम A to Z। इसके लिए हमें उस लेवल से सोचना पड़ेगा जिस लेवल से हमें आज जरूरत है टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। अब यहाँ पर टैक्स लेवल जो है, प्राइवेट स्कूल टीचर का पैसा देती नहीं है, मतलब 6,000 रुपया, 7,000, 8,000, 10,000 इस तरह करके अब टीचर को पेमेंट देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को करना क्या चाहिए, चलो ठीक है तुम इतना पेमेंट देते हो ना, अब तुम ये सरकारी खाता में भेजोगे, अब सरकार पेमेंट देगी इन लोगों के अकाउंट में। सीधा सीधा बात है कि सरकार देगी, लेकिन सरकार ये झंझट पालना नहीं चाहती है। सरकार झंझट नहीं पालना चाहती तो एक मिनिस्ट्री यहाँ पे बैठा दे। मिनिस्ट्री एक बैठाएगी, मतलब एक अलग टीम बैठेगा, तो टीम में भी 10-15 लोगों को नौकरी मिल जाएगा। तो 38 जिला है तो 38 लोगों को नौकरी मिल जाएगा। तो 38 लोगों को यहाँ पर दे दिया जाए, 38 लोगों का यहाँ पर अलग से, मतलब उनका जॉब लग गया, नौकरी लग गया, और बाकी सब मतलब इधर उधर ख्याल रखेंगे, देखेंगे, तो वहां से टैक्स वसूली हो जाएगी। तो हमारा राज्य में भी पैसा आने लगेगा, जो नहीं देते हैं। अब कंपनी वाले की बात कर लेते हैं। सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इन लोगों का ड्रेस कोड होता है। चाहे कोई भी कंपनी हो, वहां पर जाओगे तो आप ड्रेस कोड उनका मिलेगा, मतलब सेक्शन बाय सेक्शन, टीम बाय टीम, यूनियन बाय यूनियन, उन लोगों का अलग अलग ड्रेस हुआ करता है। लेकिन हाँ, जहां पर नए नए कंपनी लगाए जा रहे हैं, वहां पर गुंडे मवाली वसूली भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। गलत व्यवस्था भी वहां पर है। क्यों गलत व्यवस्था होगा ना, तो भैया सब चीज चौपट है। आज बिहार का 15 से 25 फैक्ट्री बंद हो गया गलत व्यवस्था की वजह से। आज बिहार का 15 से 25 फैक्ट्री बंद हो गया इन क्रिमिनलों की वजह से, रंगदारी वसूलने की वजह से। सरकार चुप है। सारा यूनिवर्सिटी का सत्यानाश करके रख दिया गया है, सारा स्कूल का माँ बहन एक कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भैया, हम एक लेवल तक पढ़ा रहे हैं तो उस लेवल तक जानकारी भी होना चाहिए ना कि इसको कहाँ खपाना है। हम खाना खा रहे हैं तो पचाते हैं ना, लेकिन जिसको खुद खाना नहीं पचता हो, दूसरे को क्या पचाना जानता हो। उसके अलावा मैं बताता हूं, आज बहुत सारे नेतागण हैं जो चैन से 4 रोटी खा भी नहीं सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनको 50 प्रकार का बीमारी है। मर जाएंगे खाएंगे तो। क्यों खुद इतना ना खा लिए हैं कि पचाएंगे कैसे। और कंपनी का जो टैक्स है उसे भी टाइम टू टाइम वसूलना चाहिए। बिना टाइम टू टाइम सिस्टम खराब कर देते हैं लोग। ये लोग डीएम हमारे साहब है, चाहे किसी भी कोई भी डीएम, ये भी धांधली कर देता है, धांधली करता है। जो टैक्स ऑफिसर है, हर जिला में टैक्स ऑफिसर होता है, तो टैक्स ऑफिसर ठीक से राउंड पर नहीं जाता है। और मैं अपने इलाके का टैक्स ऑफिसर का गाड़ी पहले देखता था, लगता था कि भिगमंगा है गाड़ी भाई, एकदम सरल सरल गाड़ी में घूमता था सब। लेकिन अब नया नया गाड़ी मिला है, नया नया स्कॉर्पियो मिला है, स्कॉर्पियो एन। अब आते हैं हम हॉस्पिटल पे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये होना चाहिए ना कि भैया आप पैसा लो, लेकिन एक लिमिट से कम लो। अगर कोई परिजन मर गया तो आप 2,000 रुपए लोगे केवल अपना साफ सफाई करने के लिए, बाकी रुपया माफ। तो ये बात सरकार को आदेश रूप में देना पड़ेगा, देना चाहिए। सरकारी स्कूल का, सरकारी हॉस्पिटल का तो ठीक है भैया, वो तो इसी तरह पोस्टमार्टम करके दे देते हैं। अब रहता है इन लोगों का ड्रेस कोड। प्राइवेट आप हॉस्पिटल में जाओगे तो सब किसी का ड्रेस तो हमेशा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं अपने इलाके में देखता हूँ तो ड्रेस ज्यादा नहीं दिखता है। मैं सरकारी अस्पताल की बात कर लूं तो सरकारी अस्पताल में इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी होती है कि जरा थूकने का मन नहीं करेगा वहां पे यार।
चाहे हम अपने इलाके के हॉस्पिटल की बात कर लूं, चाहे अपने गांव के अस्पताल की बात कर लूं, उसमें भी सब यही है। तो हमें चाहिए हॉस्पिटल में सफाई। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे लेते हैं तो करते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल वाले करते नहीं है। ये इनकी गलती है। उसके बाद है वर्कर। प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन लोगों का वेतन ढंग से तो मिलता है कि नहीं मिलता ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत कम वेतन मिलता है ये मालूम है मुझे। और इन वर्करों का ड्रेस तो है, ड्रेस होना भी चाहिए, अच्छी बात है। अब रहा, हम सरकारी हॉस्पिटल की ही बात करते हैं, सरकारी अस्पताल। तो सरकारी अस्पताल में हमें मशीनरीज की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, नए नए मशीन लाना चाहिए, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ रहा है, टेक्नोलॉजी जो आ रही है हमें लाना चाहिए। लेकिन ना नया एक्सरे मशीन है, ना ही आज के जमाने का जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो है, ना ईसीजी मशीन है। मतलब सब पुराने पुराने मशीन है जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले फेंक देते हैं, रद्दी समझ लेते हैं, उसको सरकार खरीद कर दे देती है। मतलब कितना बड़ा ये बेहूदगी है, कितना भ्रष्टाचार है यहाँ पे। और भ्रष्टाचार के लिए आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? कोई दूसरा आगे लड़ लेगा क्या? अब देखो, 2 रुपया 5 रुपए का कलम से हमारा काम चल जा रहा है, तो 40 रुपया कलम, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 का कलम हम रखने की क्या जरूरत है? और ये जो पेन आपको दिख रही है ये गिफ्टेड पेन है, ये गिफ्ट में मिल जाता है तो रखना पड़ता है। कोई किसी को गिफ्ट दिया तो अलग बात हो जाती है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए जब 2 रुपए में काम चल जाता है तो 40 रुपए का जरूरत। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि अपना विचार ठीक करोगे ना तो आप बचत कर सकते हो। अगर सरकार ठीक से मैनेजमेंट कर देगी तो उसका भी बचत होगा, लेकिन बचत करने के लिए मंत्री जी को सामने खुद आना पड़ेगा। कितना बार मुख्यमंत्री आते होंगे जिला अस्पताल में जी? मतलब हम बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में करीबन 38 जिला है, तो 38 जिला है तो इसमें अस्पताल करीबन आपको 60 के। बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझना चाहिए, और समझने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि सरकार कदम उठाएगी तो हम कदम उठाएंगे। सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है वो छोड़ो ना भैया, हम क्या करते हैं उसका मतलब रखो। सरकारी अस्पताल में जो एम्बुलेंस सेवा होता है, एम्बुलेंस सेवा का पैसा सरकार देती है, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस वाले पैसे मांगते हैं। पैसा दो, धुलाने के लिए भी मत दो, किसी चीज के लिए मत दो, 100 रुपया दो, खुशी बांटो कि भैया चलो हमारे परिजन ठीक हो गए, तुमने इतना सेवा किया, इतना लाकर आराम से पहुंचा दिया, 100 रुपया ले लो। मतलब जितना जिसको हो सके। लेकिन नहीं, सरकारी एम्बुलेंस वाले जितने भी ड्राइवर हो गए हैं उनको मैनेजमेंट बोलती है कि तुम उतना पैसा लेकर आइयो बेटा, नहीं तो समझ लेना तुम्हारा नौकरी खत्म। तो डर से बेचारा मांगता है। और हम तो बोलते हैं ना सीधा गलत, बिना रिसिप्ट का कोई पैसा मांगता है तो उसको बिना रिसिप्ट का चाटा लगाओ, इतना चाटा लगाओ कि रिसिप्ट लेने की जरूरत ना पड़े। ये बात याद रखना पड़ेगा आपको कि जो लोग अमीर होते हैं खुशी अपना व्यक्त करने के लिए कुछ पैसे बांट देते हैं, लेकिन गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? अमीर तो देख कर चले गए, फिर गरीब को दिक्कत हो जाता है, उन लोगों को पैसा नहीं होता, वो पैसा मांगने लगते हैं। तो हमें जो आदत बिगाड़ दी है ना उसका आदत को सुधारना पड़ेगा। जिस तरह गैस का होम डिलीवरी होता है तो होम डिलीवरी का पेमेंट कौन देता है? कंपनी देती है, लेकिन फिर भी होम डिलीवरी का वो पेमेंट मांगता है सबकी, कुछ खर्चा दे दी। खर्चा कौन है बात का भैया? तुमको 25 रुपया एक सिलेंडर पर मिल ही रहा है, गाड़ी तुमको सरकार ही देती है, मतलब कंपनी वाले देते हैं, तेल तुम्हारे कंपनी वाले देते हैं, पेमेंट तुम्हारा कंपनी वाला देता है, पर सिलेंडर पर भी मिलता है, फिर भी तुमको किस बात की जरूरत है? क्या चाहिए? तो ये सब चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। अब हम नेचर की बात कर लेंगे तो नेचर में हिंदी में बोलूं तो प्राकृतिक, हमारा जो वातावरण अभी सामने दिख रहा है उस वातावरण की मैं बात करता हूँ। इसीलिए आप पीछे देख रहे होंगे हमारा ये जो तस्वीर दिख रहा है कितना बढ़िया है। एक हाथ में वो पूरा मतलब बैलून बना हुआ है ओजोन लेयर टाइप, और उसमें एक वृक्ष है। वृक्ष आपको पता है कौन सा वृक्ष आपको सामने दिख रहा है? वो पकड़ी का वृक्ष है। पकड़ी बड़ा बड़ा जो पेड़ होता था ना, 500-600 साल तक रहता है वो पेड़, तो उस चीज का वो पेड़ है।
और हमारे गांव में जाओगे तो बहुत सारा पेड़ दिखेगा। और मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने इलाके में ऐसा पेड़ लगावे, चाहे शहर हो, गांव हो, रास्ता हो, रोड हो, पगडंडी हो, जो भी हो, आप वहां पर ऐसे ही पेड़ लगाओ। नीम का पेड़ लगाओ, और जहां पर ये पेड़ लगाओ वहीं पर नीम का भी पेड़ लगाओ। क्योंकि गांव में एक बोला जाता है ना कि जहां पर पीपल, पकड़ी, बरगद का पेड़ होता है वहाँ भूतिया साया बहुत ज्यादा होता है, तो नीम का लगा दो, भूतिया साया खत्म। और एक का है, उस पीपल के वृक्ष के चारों तरफ नीम का पेड़ लगा दो, टेंशन खत्म। ये सब मतलब हमें नया जागरूकता लाकर ही करना पड़ेगा, इससे नहीं होने वाला है। अब हम नेचर की बात कर लेते हैं, तो सरकार और अपने लोगों की बात कर लेते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि अपने इलाके में पूरा कटाई जो है ना, पेड़ की कटाई जो होता है उसको करें, लेकिन एक लिमिट से करें। एक पेड़ काटते हैं तो 4 पेड़ वहां पर लगा दिया करें। ये सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और सरकार भी जो है तो रोड साइड में ऐसे पेड़ लगाए जो एक बार लगने के बाद करीबन 100, 200, 300 सालों तक चले और जल्दी पेड़ काटा ना जाए। आप बताइए, जो ये ह्यूमन राइट्स वाले जो इतना मतलब कभी कभी आ जाते हैं, इतना बोलते हैं, भौंकते हैं, तो इनको जरूरत था उस समय जब कहीं पहाड़ कट रहे हैं तो वहां पर कभी गए हैं क्या? कहीं किसी की झोपड़ियों से उठाकर उनको फेंक दिया जा रहा है, वहां पर ह्यूमन राइट वाले गए हैं क्या? ह्यूमन राइट जाए वहां पर, आंदोलन करे, इतना आंदोलन करे, काम नहीं हो पाए, तो ये सब मानने वाली बात हो जाती है। पेपर के बनाने के लिए कितना पेड़ रोज काट दिया जाता है, अंदाजा है क्या? अंदाजा उस जगह को होता है जहां पर समझो कि जहां से पेड़ कट रहा है ना, उन लोगों के मन पर क्या बीतती होगी, उन लोगों के घर पर क्या बीतती होगी जब उनके इलाके से पेड़ काट लिए जाते हैं। आज सब कोई ग्रेनाइट लगाता है, पत्थर लगाता है, सब कोई अपने घर में लगा रहा है, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि ये सब रॉ मटेरियल जिस पहाड़ से काट कर आ रहा है, उस पहाड़ पर रहने वाले लोगों का क्या होता होगा, वो लोग कैसे जिंदा रहते होंगे, उन लोगों का रोजी रोटी क्या होगा आज के जमाने में। ये सब हम कुछ नहीं सोचते हैं, इसीलिए मरने के बाद भी हमें नरक ही मिलता है और फिर से इसी धरती पर जन्म लेते हैं और फिर से वही काम करते हैं जो हम पिछले जन्म में कर कर आए हैं। लेकिन सुधरिए सुधरिए, मौका है अभी, और जितना पेड़ हो सके उतना पेड़ लगाइए। और मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपसे जितना बन सके उतना पेड़ लगाइए। और हर बच्चों से ये अनुरोध है कि आप जन्मदिन पर ये घटिया पार्टीज में पैसा वेस्ट ना करें, घटिया रहन सहन में पैसा वेस्ट ना करें। आप हर जन्म दिवस पर, जब भी आपका जन्म हो रहा है, जन्म दिवस आ रहा है, तो उस समय आप पेड़ लगाएं। और हर माँ बाप को बोलना चाहता हूं कि आपका बच्चा जब जन्म ले रहा है तो उसके साथ आप पीपल का वृक्ष लगाओ, पकड़ी का वृक्ष लगाओ, नीम का वृक्ष लगाओ, अपने जमीन पर लगाओ। और घर ही ऐसा बनाओ कि जहां पर आप गार्डनिंग कर सकते हो, नहीं तो घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो बाद में आपके बच्चों के ऑक्सीजन के लिए दिक्कत हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे भैया? सब पेड़ आप काट दे रहे हो, नदियों पर घर बना दे रहे हो, पूरा जलाशय खत्म हो गया, तालाब भर दे रहे हो, इनार भर गया सब। अब बोलोगे हमें ऑक्सीजन चाहिए, साफ हवा चाहिए, वातावरण साफ चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं मिलने वाला। हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए बलिदान देना पड़ेगा, बलिदान देने के लिए त्याग चाहिए मन में, बिना त्याग देने कुछ नहीं होने वाला। और सरकार को जरूरत है अभी ट्रांसपोर्ट सेवा को ठीक करने के लिए। हम अपने बिहार में कभी कभी रोड के बारे में गलत बोल दिया करते थे, लेकिन जब मैं घूमने निकला पूरे बिहार को तो देखा कि हर जगह पर रोड है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। हर रोड पे जो सिस्टम होने चाहिए, सिस्टम नहीं है, लेकिन रोड है, मस्त रोड है, ऐसी नहीं बोल रहा हूँ कि मस्त रोड नहीं है, लेकिन व्यवस्था थोड़ा ठीक कर देना चाहिए। हर शहर को साफ करो। अब देखो, रोड सेक्टर में क्या चाहिए, एकदम क्लीन रोड होना चाहिए, जाम नहीं लगना चाहिए, ड्राइवर मस्त होना चाहिए, ड्राइवर ऐसे नहीं कि रोड पर कुछ हो जाए। व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि रोड पर गाड़ी खड़ा ना हो, गाड़ी खड़ा करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए, वहां पर उनसे पैसे लिया जाए ना, वहां पर कैंटीन खुल जाएगा, उन लोगों को खाने के लिए आराम, पीने के लिए आराम, बाथरूम करने के लिए आराम, स्नान करने के लिए आराम हो जाएगा। तो ये सब सरकार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर सोचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता ना। सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। रोड पुलिया जब बनता है तो उस समय वसूली बहुत ज्यादा कर लेते हैं नेता लोग, सांसद हो गए, विधायक हो गए, बोलेंगे कि हमारे घर पे इतना रुपया पहुंचा देना, हम तुम्हारा टेंडर पास करवाए हैं। तो ये सब बातें
हर कोई जानता है, लेकिन इसके लिए लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन हम लड़ते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम लड़ेंगे और वादा करते हैं कि जिस दिन हम उस पोजीशन पर चलेगा जिस पोजीशन से एकदम खुलेआम लड़ सकते हैं, तो उस दिन भ्रष्टाचारियों का, गुंडे मवालियों का, क्रिमिनलों का सफाया 100% तय है, 100% तय है। आगे देखते हैं, रोड साइड में जो टैक्स टोल प्लाजा जो होता है, वहां पर अच्छी अच्छी व्यवस्था दे देना चाहिए। टोल प्लाजा पर तुरंत तुरंत गाड़ी आए, तुरंत निकल जाए। अब देखो, इतना चीज हम स्कूल ठीक करेंगे तो नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, बहुत सारा साफ सफाई होगा। कंपनी आएंगे तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बिल्डिंगें बनेगी, होटलें बनेंगे, हॉस्पिटल ठीक होगा। नेचर, हम नेचर का बहुत बढ़िया से ख्याल रखेंगे, हम अपने वातावरण का ख्याल रखेंगे। उसके बाद से ट्रांसपोर्ट सेवा को ठीक कर देंगे, तब हमारे इलाके में क्या बढ़ेगा? टूरिज्म। मतलब बाहर से शरणार्थी आएंगे, यहाँ पे बाहर से लोग आएंगे अपने बिहार में, अपने इलाके में घूमने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। इसके लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान कौन देगा? इतने बड़े लेवल पर काम करता है तो एक सरकार करता है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कि टूरिज्म बढ़ाया जा सके। लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारा इलाका साफ रहे। हमारे रोड के सामने गड्ढे हैं तो रोड भर दिया करें। रोड टूट रहा है, रोड टूटा है तो 4 किलो सीमेंट खरीद कर लाए, घोल बनाए, उसको डाल दें वहां पर। तो ये सब चीजें लोगों को समझना चाहिए। हर चीज सरकार नहीं करती है, सरकार भी हमसे टैक्स लेने के बाद ही करती है। इसलिए अच्छा है, इससे बढ़िया है कि टैक्स तो देंगे, अलग बात है, लेकिन हम अगर हमारे सामने इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा समझिए कि रोड खराब हो गया, उसको भर देने में क्या जा रहा है भैया? चलो आप वहां पर सीमेंट गिट्टी बालू से नहीं भर सकते हो, बगल से एक छठी माटी उठाओ, माटी उठा कर भर डालो उसमें। तो इसमें भी शर्म आती है क्या? हमें तो नहीं आती है। हम तो अपने गांव में रोड अगर खराब होता था, बड़े द्वार का भर देते हैं लोग। समझो कि अपने स्कूल तक जाने के लिए रोड खराब है, उसको भर दिया करते हैं। अपने खेत से मिट्टी काट कर भरते हैं ना, क्योंकि वही मिट्टी तो फिर बारिश में चले आते हैं। तो ये सब सरकार करेगी, सरकार पर छोड़ देंगे तो नहीं हो सकता। हमें खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, और खुद से करेंगे तो ही ना हम कुछ कर पाएंगे जी। और आगे मैं एक बात बताता हूं, अगर सब चीज हो जाएगा ना तो इतना ज्यादा रोजगार मिलेगा, इतना ज्यादा रोजगार मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं सोच सकते हो, कल्पना में भी नहीं सोच सकते हो। इतना याद रखना, क्योंकि मेरे डाटा के अनुसार ये जो लिस्ट मैंने बनाया है कि जिस दिन ये सरकार हमारे नियंत्रण के अनुसार चलेगी तो 2 साल के अंदर में 20 लाख नौकरी तय है कि दे देंगे। कितना? 2 साल के अंदर में 20 लाख नौकरियां तय है कि हम दे देंगे। और लोगों का डाटा भी सामने स्पष्ट रूप से दिया जाएगा कि देखो मैंने दे दिया, मैंने कर दिया, अपने वादे को पूरा कर दिया। और टूरिज्म, हर इलाके को ऐसा बनाएंगे, हम ऐसा बनाएंगे कि टूरिज्म आप मतलब कल्पना कर सकते हो कि सपने में जिस तरह सोचे होगे ना कि हमारे भी देश में, हमारे भी राज्य में जैसा होना चाहिए, वैसी हो सकती है। और मैं आजकल ये हर किसी से बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिहार ठीक हो, बिहार ठीक हो, फेमस हो, तो हमें कुछ मदद चाहिए। तो आप 1 रुपया आप हमें डोनेट करें। आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा डिस्प्ले पर, आप उस पर 1 रुपया केवल सेंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे बात से सहमत हो तो, सहमत नहीं है कोई जरूरत नहीं है, अगर सहमत है तो 1 रुपया दान देने में आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय बिहार।